हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। पागल, कार्तिक ने कहा। उसके बाद आसिमा ने कहा। कार्तिक ने हंसते हुए बोला, लड़की तुम्हें डाउट है क्या? यूँ ये बताओ मुझे फ़ोन क्यों किया? आसिमा ने गुस्से से कहा। बोला तो तुम्हारी याद आ रही थी। कार्तिक बेड पर लेट गया। आसिमा उसकी बात सुन चुप हो गई। क्या हुआ? कार्तिक ने कहा। मैं रखती हूँ फ़ोन, आसिमा ने कहा। फ़ोन रखने को हुई। आई लव यू आसिमा, कार्तिक ने कहा। आसिमा उसकी बात सुन रुक गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। कार्तिक फिर बेड पर बैठ गया। जानता हूँ टाइम बहुत गलत है, पर क्या करूँ? बचपन लेकर आज तक सिर्फ नियम के लिए जिंदा था। कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। पापा माँ हमारा अच्छा हंसता खेलता परिवार था। चाचा की नज़र पापा की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर लग गई। एक दिन वो कमीना हमारे घर पर घुसकर मेरी माँ के साथ। कार्तिक रुक गया और उसकी आवाज़ भारी हो गई। आसिमा उसकी बात सुन रही थी। पापा को उसने हमारी आंखों के सामने मार दिया और हम बच्चे अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे। उसने हमारे सामने पापा का वेश बना कर माँ पापा की बॉडी को हमारे सामने जला दिया। जी हैं, हम दोनों वहाँ से भाग कर आए। दीपक अंकल ने हम दोनों भाइयों को अपने घर पर जगह दी। पापा माँ जैसा प्यार दिया मैं नहीं जानता उनकी गलती है कि नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या कैसा है, बस इतना जानता हूँ बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरे लिए जितना नियम ज़रूरी था अब तुम भी हो, कार्तिक ने कहा। वो रुक गया। आसमा ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। कार्तिक ने फ़ोन को देखा, फिर बेड पर लेट गया। आसमा अपनी बड़ी धड़कन को रोकने की कोशिश कर रही। उसकी पीठ से अब खून निकलने लगा, पर मजाल है उसकी आंखों से आंसू गिरा हो। सुबह के 6 बज रहे थे। रूही की नींद खुली। खुद को सोफे में देख वो इधर उधर देखने लगी। गुड मॉर्निंग, विराज अंदर आते हुए बोला। तुमने मुझे यहाँ सुलाया? रूही ने विराज को घूर कर कहा। यस, कोई प्रॉब्लम? विराज ने उसे काफ़ी का कब पकड़ा कहा। तुम गए नहीं अभी तक? रूही ने फिर से कहा। जाना तो था, पर तुम्हें अकेला छोड़ कैसे जाता? विराज ने कहा। रूही उसे घूरने लगी। 8 बज चुके, मुझे प्रेसिडेंशियल प्लेस जाना है। आज मीटिंग है, विशाल को कह दिया है, वो आता होगा। विराज ने रूही की घूरती नज़र पाकर कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। रूही के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। रूही ने अपना फ़ोन उठाकर देखा। जीवन का मैसेज था। रूही ने मैसेज खोला। कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। आपको और मिस्टर आर्यन को 11 बजे कोर्ट में पेश होना है। मिस्टर आर्यन ने असिस्टेंट को मैसेज कर दिया। रूही के उसका मैसेज पढ़ा। उसे रिप्लाई कर कहा ओके। रूही ने अपना फ़ोन रख दिया। काफ़ी पीकर सो वो सिया के पास आ गई। डॉक्टर सिया को चेक कर रहे थे। इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, होश जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा है, डॉक्टर ने कहा। रूही ने उनकी बात सुनी, वही बैठ गई। सिया का हाथ पकड़ लिया। जो करने जा रही हूँ वो शायद उससे तू मुझसे नाराज़ तो हो गई, इतना ज़रूर पता है। रूही ने विशाल और प्रिया के आते ही हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। इधर किंगडम विला अभय सुबह तक वहीं बैठा रहा, उसी लोहे की चेयर पर। किंगडम विला में कार्तिक नियम की गाड़ी आकर रुकी। अभय कहाँ है? कार्तिक ने पूछा। किंग बेसमेंट में है, एक गार्ड ने कहा। बेसमेंट में क्यों? कार्तिक ने पूछा। किंग ने कल खुद को सजा दी क्योंकि वो को रुलाने की और अभी तक बाहर नहीं आए, गार्ड ने सर झुकाकर कहा। वाट? कार्तिक नियम एक साथ बोले। जल्दी जल्दी चलकर बेसमेंट में आए। अभय की ऐसी ही बैठे देख कहा, तू पागल है क्या? क्या किया तूने? कार्तिक अभय के पास आकर बोला। वो उसकी पीठ देखने लगा जो पूरी जल गई थी और छाले फूलकर लाल हो गए थे। मिर्ची के लगने से उनमें खून निकलने लगा था। अभय उठ कर चल यहाँ से, अपना इलाज करवा, कार्तिक ने कहा। अभय को उठने का प्रयास करने लगा, पर अभय है कि उठने का तैयार ही नहीं था। नियम भी उसे समझा कर थक गया था। रूही ने कोर्ट से आज की डेट ली है, 11 PM बजे हमें कोर्ट जाना है, कार्तिक ने कहा। अभय ने पलटकर कार्तिक को देखा। अभय अपनी जगह उठा, वहीं रखी शर्ट पहनने लगा। तू पागल है क्या? तेरी पीठ जल गई है और एक तू है कि शर्ट पहन रहा है, कार्तिक ने शर्ट पकड़ कहा। अभय ने शर्ट छोड़ी और बेसमेंट से बाहर निकल गया। विला के अंदर चला गया। अपने रूम में आकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। पानी उसकी बॉडी के नीचे गिर रहा था। पीठ पर रगड़ते ही अभय ने कसकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर में वो बाहर निकला, कपड़े पहनकर बाहर आया।
उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी थी। कार्तिक ने अभय को सीढ़ियाँ नीचे उतरते देखा तो कहा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें पहले तुम्हारी पीठ का इलाज कराते हैं। ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, अभय ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। जिद मत कर, ऐसे में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो तू किसी को सुनता नहीं, ऊपर से कार्तिक ने दांत पीस गुस्से में कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर चला गया। कार्तिक नियम भी उनके पीछे पीछे चले गए। अभय गाड़ी में बैठकर किंगडम विला से निकल गया। उसके पीछे गाड़ी में कार्तिक नियम के फ़ोन पर मैसेज किया। उसने फ़ोन चेक किया जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आए थे। नियम ने आर्यन फैमिली वाला ग्रुप खोला जिसमें बहुत सारे लोगों के मैसेज पड़े थे। जैक ने पार्टी वाली फ़ोटोज़ अभय रूही की ग्रुप में डाली थी। उसको लेकर ही सब बहुत खुश हो रहे थे। देवेश एक सर्जरी के लिए अमेरिका गया हुआ था। वो अपने होटल में बैठा हुआ था। उसके फ़ोन पर मैसेज आया। ग्रुप खोल देखा फ़ोटो में रूही अभय साथ थे। देवेश देख खुश हो गया। फाइनली भाई और भाभी मिल गए। वो उन्हें घर ले आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। यस भाई, आई लव यू। आपने अपना वादा पूरा किया, आपको भाभी मिल गई, देवेश खुश होकर कहा। उसने जल्दी से दिव्या को कॉल कर दिया। दिव्या जो इस वक्त सुबह उठकर ब्रश कर रही थी, उसका फ़ोन बजते ही देख उसने उठा लिया। देवेश का नाम शो होते देख उसने फ़ोन को उठा लिया। हेलो, दिव्या ने कहा। दिव्या, देवेश चिल्लाते हुए बोला। क्या हुआ, फटेबाज की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? दिव्या ने छुछलाकर कहा। तूने फ़ोन चेक किया? देवेश ने एक्साइटेड होते हुए कहा। नहीं, दिव्या ने लापरवाही से जवाब दिया। अरे देख, तू भी मेरी तरफ चिल्ला उठेगी, देवेश ने कहा। नहीं चिल्लाना मुझे, दिव्या ने गुस्से में कहा। फ़ोन रख दिया। वो आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। न किसी से बात करना, न किसी से, बस एक रूम में अपनी जगह बना ली थी। वो नीचे आई। सारे गार्ड्स से लेकर स्टाफ भी वहाँ खुश होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या हो रहा है क्या यहाँ? दिव्या सीढ़ियों पर खड़ी होकर कहा। दिव्या दीदी, आपने फ़ोन चेक किया? एक नौकर ने खुश होते हुए कहा। नहीं, दिव्या ने कंफ्यूज होकर कहा। चेक करो, आप भी खुश हो जाओगे, नौकर ने कहा। चला गया। दिव्या ने किसी की भी नहीं सुनी। वो बाहर जाने लगी। नाश्ता करती जाओ दिव्या, रूम से निकलती ज्योति जी ने कहा। नहीं माँ, भूख नहीं है, दिव्या ने कहा। क्यों भूख नहीं है? तूने रात में भी कुछ नहीं खाया था, ज्योति जी ने कहा। मैं इस घर की खुशियाँ खा गई, अब क्या खाना बाकी रह गया है माँ, दिव्या ने कहा। वो बाहर निकल गई। उसकी बात सुन ज्योति जी खड़े होकर नौकरों को देखने लगी। अपना अपना काम करो, ज्योति जी ने कहा। वो फिर पलटकर रूम में आ गई। बेड पर दीपक जी लेटे हुए थे। उनके बाजू में आकर बैठ गई। यही सज़ा मिल रही है मुझे, किसी बच्चों को अनाथ करने से। अपने बच्चों को सुखी नहीं देख पा रही हूँ, ज्योति जी ने रोते हुए कहा। मैं इतनी अभागन माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरा पूरा परिवार टूट गया, ज्योति जी ने कहा। किसी ने ज्योति जी के कंधे पर हाथ रखा और ज्योति जी ने पलटकर देखा जहाँ पर दादा दादी खड़े थे। माँ, ज्योति जी बोल दादी के गले लग रोने लगी। नहीं बेटा, रोते नहीं, शायद अब इस घर की खुशियाँ आ जाए, नए साल में हम नई ज़िंदगी शुरू करें। दादी ने ज्योति जी को चुप कहा। माँ, मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अगर एक बार फ़ोन उठा लेती तो आज ये सब नहीं होता। मेरी वजह से बच्चे अनाथ हो गए, उन्हीं की सज़ा भुगत रही हूँ, ज्योति जी ने रोते हुए कहा। सज़ा तो सबको मिल रही है, बस सबका नज़रिया अलग है, दादाजी ने कहा। वो अपने बेटे को देखने को लगे। इकलौता बेटा है वो इनका आज इस हालत में पड़ा है। 1 महीना हो गया। यहाँ कोर्ट के बाहर 11 बजे पूरा सुनसान दिख रहा था। न कोई गाड़ी, न कोई लोग, बस चारों तरफ अभय और रूही के गार्ड फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने ब्लू सूट पहना था, दुपट्टे को एक साइड सेट किया था। अभय ने रूही को ऊपर से नीचे देखा। शायद आज वो रूही को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। अंदर बुला रहे हैं, रेहान ने अंदर से आते हुए कहा। रूही ने एक नज़र भी अभय को नहीं देखा। रूही अंदर चली गई। उसके पीछे विशाल भी चले, ऋत्विक ने कहा। अभय ने ऋत्विक को देखा। ऋत्विक ने चलने का इशारा किया। अभय भी अंदर चला गया। कोर्ट के अंदर चला गया। रूही विशाल एक साइड बैठ गए, दूसरी साइड अभय, कार्तिक और ऋत्विक। जज आकर बैठ गए। उन्होंने पेपर देखे। क्या आप दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं? जज ने कहा। रूही ने कहा हाँ कह दिया।
अभय ने रूही की तरफ देखा। रूही सामने देख रही थी। अभय ने भी हाँ में सर में हिला दिया। जज ने कुछ पेपर में लिखा। इधर आसिमा राजवीर दोनों अपना काम खत्म कर फ्लाइट में बैठ गए थे। आसिमा का ध्यान पूरा ऋत्विक की बातों पर था। क्या हुआ तुझे? राजवीर ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आसिमा ने कहा। सारे मैटर को अच्छे से जाना है और देखा है कोर्ट भी कभी भी किसी को ऐसे ही डिवोर्स नहीं देता है। हस्बैंड और वाइफ को एक करने के लिए बहुत से प्रयास करती है। वो हस्बैंड और वाइफ के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने का एक मौका देती है। मैं भी आप दोनों को 6 महीने का वक्त देता हूँ एक दूसरे को समझने के लिए। जज ने काफ़ी देर बाद अपना सोच समझकर फैसला सुनाया। रूही कुछ बोलने को हुई कि विशाल ने अपने हाथ उसके हाथों पर रखा। रूही विशाल को देखने लगी। विशाल ने ना में सर हिला दिया। मिस रूहानिका सिंघानिया की तरफ से कोर्ट में अपील की गई थी। उन्हें भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये फैसला इसलिए है कि आप दोनों की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। ऐसे में कोर्ट कभी भी डाइवोर्स नहीं देता। हाँ, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या फिर उनका किसी के साथ अफेयर है तभी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। क्या मिस्टर अभय आर्यन ने आपके साथ मिसबिहेव किया है? जज ने रूही को देख कहा। रूही ने जज की बात सुनी। उसे वो दिन याद आने लगे जब अभय उसे टॉर्चर करता था। कितना कुछ नहीं किया उसने। अब उसके साथ उसने यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा कि वो मार भी सकती है। अभय जज की बात सुन रूही को देखने लगा। उसे पता था रूही का जवाब हाँ होगा। किया ही उसने ये काम। उसने कितना कुछ नहीं किया रूही के साथ। कभी प्रेस से जलाना, कभी तावे पर हाथ रख देना, हमेशा उसे जलील करते किया है। अभय ने अपना सर नीचे कर कस कर आंख बंद कर ली। शायद अब आज वो आखिरी बार रूही को देखेगा या उससे वो अपने पास रहने के बारे में सोचेगा। रूही को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हाँ या ना। उसकी नज़र कार्तिक और ऋत्विक पर गई जो उससे ही देखने। कानों में जब रूही के नहीं का शब्द गूंजा तो वो आँख खोल रूही को देखने लगा। रूही के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन न देख अभय अब सोचने लगा, रूही ने क्यों कहा मिस रूहानिका सिंघानिया की बात से ये प्रूफ हो गया है कि मिस्टर अभय आर्यन उनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। कोर्ट उन्हें 6 महीने का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। जज ने कहा। वो पेपर ने लिखने लगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको और मिस्टर अभय आर्यन को एक ही छत के नीचे रहना होगा, साथ में 6 महीने तक। आप दोनों को कोर्ट की बात का मान रखना होगा। इसलिए आप दोनों को हर महीने चेक करने के लिए एक पर्सनल या फिर पुलिस इंस्पेक्टर अलॉट किया जाता है। 6 महीने बाद आप अगर फिर भी आप दोनों डाइवोर्स चाहते हैं तो कोर्ट आपको डाइवोर्स प्रोवाइड करेगी, जज ने कहा। जज अपना फैसला सुना चले गए। अभय को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रूही और उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, पर फिर भी एक बार दिल से पूछ जरूर रहा था क्यों रूही ने ना कहा। वो हाँ कह सकती थी। कार्तिक और ऋत्विक ने अभय को देखा जो उसे देख स्माइल कर रहे थे। अभय ने अपनी एक आईब्रो ऊपर कर देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या इसमें तुम लोगों का हाथ है। दोनों ने उसकी बात समझ जल्दी से ना में सर हिला दिया। अभय ने रूही को देखा जो कसकर अपनी आंख बंद कर बैठी थी। विशाल ने रूही से कहा चले। रूही ने सर उठाकर कहा हाँ। दोनों कोर्ट से बाहर आ गए। अभय, कार्तिक, ऋत्विक वो भी बाहर आ गए। रूही अपनी गाड़ी में बैठने लगी। नहीं मिसेज आर्यन, आपको मेरे साथ घर चलना है, अभय ने रूही से कहा। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में बैठ गई। विशाल भी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी एक के बाद एक चली गई। अब वहाँ अभय और उसके लोग थे। ऋत्विक ने कहा मौका मिला है एक, अब उसका दिल मत दुखाना। अभय ने ऋत्विक को देखा जो अपना चश्मा साफ कर रहा था। ऋत्विक ने अपने धूप वाले चश्मे पहने और गाड़ी ड्राइवर के बाजू में बैठ गया। कार्तिक भी वो ड्राइविंग सीट में बैठ गया। अभय दोनों को देख रहा था। चलाना नहीं है क्या? कार्तिक ने खड़े अभय को देख कहा। अभय की भी गाड़ी में बैठ गया। कहाँ जा रहे हैं? अभय ने दोनों को देख कहा। घर जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? कार्तिक ने कहा। तुम दोनों ने रूही से कुछ कहा है? अभय ने दोनों को देख कहा। रूही कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उसे जो अच्छा या बुरा नहीं पता, कार्तिक ने कहा।
अभय ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कुछ तो है जो उसे नहीं पता। ऋत्विक ने मिरर में से अभय के परेशान चेहरे को देखने लगा। सोचने लगा। फ्लैशबैक। रूही हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठने को हुई कि पीछे से आवाज़ आई, रूही। रूही ने पलटकर देखा, वहाँ कार्तिक और ऋत्विक खड़े थे। रूही उन तीनों को देख आईब्रो उठा पूछ, क्या हुआ? रूही ने कहा, हमें तुमसे बात करनी है। कार्तिक ने कहा, क्यों? रूही ने अपने दोनों हाथ बांध कहा, क्या एक भाई अपनी बहन के से कुछ वक्त नहीं ले सकता? ऋत्विक रूही को देख कहा। रूही ने ऋत्विक की तरफ देखा जो उसे देख रहा था। रूही पार्किंग से अंदर चली गई। वो तीनों एक वेटिंग रूम में थे। बोलिए, क्या करना है आपको? रूही ने कहा। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। आसिमा से प्यार करता हूँ, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। भले ही तुम किसी से कुछ नहीं कहती, पर इतना तो है कि तुम्हारी नज़र तुम्हारे भाई बहनों पर रहती है। कार्तिक ने सीधे सीधे कह दिया। रूही को उसकी बात सुन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभय और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ है उससे सबकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। ऐसे डिवोर्स ले लेना हर चीज़ का समाधान नहीं है, कार्तिक ने कहा। रूही ने सर उठाकर कार्तिक को देखा। तो क्या चाहते हो? रूही ने भी सीधे सीधे पूछ लिया। रूही, बच्चा, मैं आज न किसी का दोस्त हूँ, न किसी की तरफ से कोई गवाही देने आया हूँ, न ही उसकी तरफ से हूँ। या एक बार अच्छे से सोच समझ ले। ऋत्विक ने रूही के सर पर हाथ फेर कहा, आप लोग सीधे बात पर आए। रूही ने कहा। कार्तिक ऋत्विक एक दूसरे को देखने लगे। हम चाहते हैं तू एक मौका और देख, ऋत्विक ने कहा। और वो क्यों? रूही ने उसकी बात सुन कहा। तू ही कहती है ना, हमारे पापा का सपना था कि नीलेश अब ज़्यादातर बाहर ही रहता है। और दिव्या, वो भी खुद को ब्लेम कर रही है कि वो, कार्तिक ने कहा। तो ये मैं क्या करूं? कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा? अरे मैं तो सबको ऐसे ही प्यार करती थी, पर पति तो विश्वास करता नहीं था। जब फैमिली का साथ देने का आया, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। रूही ने कहा, मैं जानता हूँ सब कुछ गलत हुआ, पर सबके बारे में भी सोच। ऋत्विक ने कहा, मैं क्यों किसी के बारे में सोची? जिनके लिए इतना किया उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? रूही ने कहा। तू एक पहलू देख रही है, अंदर आते हुए विशाल ने कहा। रूही विशाल को देखने लगी। तू कहती है कि तूने कितना किया, कभी नीलेश अंकल के बारे में सोचा है? इन्होंने कितना किया? विशाल रूही की तरफ देख कहा। भाई, रूही ने विशाल की बात सुन कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू गलत है या तू सही है, पर हाँ, जो तेरे और अभय के डाइवोर्स के बाद होने वाला है वो बहुत गलत होगा। सब कुछ बिखर जाएगा। नीलेश अंकल अपने बचपन के यार से नाराज़ हैं। एक दोस्त को वो खो चुके हैं, एक को खोकर वो कैसे रह सकते हैं, ये तू भी जानती है। जब से उन्हें पता चला कि नीलेश अंकल कोमा में है, तब से वो उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं, पर उनके मन में एक ही शंका है कि तू क्या सोचेगी? विशाल ने रूही के पास आकर कहा। रूही विशाल को देखने लगी। एक बार सब कुछ ठीक हो जाने दे, फिर अगर तू डाइवोर्स चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तेरी भी लाइफ है, विशाल ने कहा। एक बार सब कुछ ठीक हो जाने दे, फिर अगर तू डाइवोर्स चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तेरी भी लाइफ है, विशाल ने कहा। ये बात नहीं हुई थी। कार्तिक ने विशाल के ये कहते सुना था तो कहा, मेरी बहन जो चाहती है अगर वो अभय के साथ नहीं रहना चाहती तो डाइवोर्स होगा, पर कुछ टाइम बाद एक बार नीलेश अंकल और दीपक अंकल को साथ कर वो दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं और कोई भी नहीं रोकेगा, विशाल ने कहा। उसने ऋत्विक को देख कहा। ऋत्विक विशाल को देख सर हाँ में हिला दिया। विशाल ने भी सर हाँ में हिला दिया। वहीं रूही वहीं चेयर पे बैठ गई। आंख बंद कर वो सोचने लगी। उसे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो खड़ी हुई कार्तिक की तरफ देख कहा, आसमा से कितना प्यार करते हो? बहुत, कार्तिक ने कहा। इसमें आसमा बीच में कहाँ आ गई? फिर वो रुका। उसे याद आया। रूही ने पूछा, प्यार मतलब वाट? वेट, आसिमा और कार्तिक ने वे ऐसा कभी नहीं कहा होगा। मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं दूंगा, विशाल ने कार्तिक की तरफ मुंह बनाकर कहा। कार्तिक ने उसकी बात सुन कहा, क्या कमी है मुझ में? सब कुछ तो है।
अच्छा है, कमाता हूँ, करता हूँ, घर है, सब है, खुश रखूँगा तुम्हारी बहन को। विशाल कुछ कहता और रूही ने हाथ पकड़ लिया। रूही, विशाल दोनों बाहर चले गए। कार्तिक ऋत्विक ने एक दूसरे को देखा। ऋत्विक थोड़ा उदास हो गया। क्या हुआ? कार्तिक ने पूछा। अपनी ही बहन से ऐसे बात करता हूँ जैसे वो पराई हो। हम दोनों को मिले कितना टाइम हो गया, बस इसी सब झंझट में फंसे होने के कारण मैं उससे ढंग से बात भी नहीं कर पाया। इतने सालों बाद वो मेरे सामने भी, फिर भी पता नहीं हम दोनों के बीच कितना दूरियां आ गई हैं। ऋत्विक ने उदास से कहा। सब ठीक हो जाएगा, बस कोर्ट में सब सही हो। कार्तिक ने कहा। फ्लैशबैक एंड। हम कहाँ जा रहे हैं? अभय ने आर्यन विला और किंगडम विला की रोड के अलावा दूसरी रोड में जाते देखा तो कहा, तुम्हारे साले के यहाँ बीबी को लेने नहीं जाओगे क्या? कार्तिक ने कहा। अभय ने कार्तिक की बात सुनी। अब समझ आया कि वो लोग रूही के घर जा रहे हैं, जहाँ रूही है। एक मौका है तेरे पास सब ठीक करने का। रूही घर आ रही है, तू सब ठीक कर सकता है, उसे मना ले, लेकिन उससे पहले तू खुद को, अपने गुस्से को सुधार ले। ऋत्विक ने कहा। अभय ने उसकी बात सुनी, हाँ में सर हिला दिया। खत्म हो जाएगा, ऋत्विक ने कहा। उनकी गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रुकी। अभय गाड़ी से बाहर निकला। कार्तिक ऋत्विक भी साथ में उतरे। अभय ने पार्किंग के साइड नज़र घुमाई जहाँ रूही की गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें रूही आई थी। चलो, कार्तिक ने कहा। वो आगे आगे जाने लगा। अभय वहीं खड़ा उन दोनों को देख रहा था। कार्तिक ऋत्विक ने उसे आते नहीं देखा तो कहा, अब क्या हुआ तुझे? तुम दोनों के कुछ किया तो नहीं ना? मैं नहीं चाहता कि रूही मेरे साथ ज़बरदस्ती रहे, किसी के दबाव में। अभय ने उन दोनों को देख कहा। तो ज़बरदस्ती हो सही, जब तुम्हें एक मौका मिल रहा है तो यूज करो उसे। विशाल वहाँ किनारे एक कार की टेक लगाए खड़ा था। अभय को उसे देख आंखें छोटी हो गई। ये वहाँ भी उससे बात कर रहा है। ज़्यादा सोचो मत, ये सोचो कि मेरी बहन को मनाने के लिए टाइम शुरू हो रहा है। तुम्हारा 6 महीने हैं। महीनों में तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे लगता है रूही को तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, तो तुम दोनों का डाइवोर्स होने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। विशाल ने अभय को देख कहा। अभय उसकी बात सुन कार्तिक और ऋत्विक को देखने लगा। उन दोनों ने सर हाँ में हिला दिया। मतलब कि विशाल ने रूही से कहा था, तुम होगे कहीं के किंग और मुझे अच्छे जानते ही होंगे कि कौन हूँ। विशाल ने अभय की थोड़ी स्माइल दे कहा। अभय उसकी बात सुन कहा, क्यों कर रहे हो, क्या हो, क्यों तुम लोगों ने रूही मेरे साथ रहने को मजबूर किया? विशाल उसकी बात सुन हल्का सा हंस दिया। उसकी स्माइल बिल्कुल फेक थी। बचपन से लेकर अब वो बहुत कुछ सहा है उसने। मम्मा मामी के जाने के बाद उसका एक मकसद था, उनके कातिल को बस सजा देना। बचपन से ही उसने एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिस की है, लड़ाई से लेकर पढ़ाई तक उसने सब कुछ अपने दम पर किया है। नीलेश अंकल और नीता आंटी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आसिमा, प्रिया, राजवीर तीनों बहुत छोटे थे, अंकल ही नहीं थे। रूही ने जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। 15 साल के एज में वो नीलेश अंकल के साथ बिजनेस सीखने में लगी थी। कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। घर में जो आता वो सबसे पहले हम भाई बहनों में बट देती थी। कहने को तो बड़ा हूँ मैं, पर कभी उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। आज मौका मिला है उसके लिए कुछ करने का। मैं चाहता हूँ वो किसी के लिए, अपने लिए जिए। मैंने देखा है जब वो तुम्हारे साथ होती है सब भूल जाती है, अपना दुख दर्द सब कुछ। मैं चाहता हूँ तुम उसे फिर वो ऐसा ही कर दो, फिर भुला दो उसके पास्ट को। जो हुआ भूल जाओ, नई ज़िंदगी शुरू करो। विशाल ने अभय को देख कहा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उसे हर्ट मत करना। अब अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं यहीं गाड़ दूंगा। विशाल ने अभय की आंखों में आंख देख कहा। उसकी आंखों में गुस्सा सब झलक रहा था। अभय उसके पास आया, उसे कस कर गले लगा के लिया। विशाल उसके गले लगाने से शॉक हो गया। थैंक यू, अभय ने कहा। विशाल उसका थैंक यू सुन फिर शॉक हो गया। कार्तिक ऋत्विक उसके शॉक एक्सप्रेशन को देख हंस दिए। थैंक यू, ऋत्विक ने भी विशाल से कहा। तुम क्यों थैंक यू कर रहे हो? विशाल ने ऋत्विक से कहा। सबके लिए, सब चीज़ के लिए, रूही के साथ खड़े रहने के लिए, ऋत्विक ने कहा। बहन है वो मेरी, उसके लिए जान भी हाजिर है, विशाल ने कहा। भाई रूही ने नीचे आई
वो आई, उसने वही सूट पहना था। ऋत्विक विशाल पीछे पलट कर रूही को देखने लगी। ऋत्विक ने रूही को देख प्यार से कहा, हाँ बोलो भाई विशाल भाई। रूही ने ऋत्विक को बिना देखे विशाल से कहा। विशाल ने ऋत्विक को देखा जो उदास हो गया था। हाँ बोलो ना, विशाल ने कहा। सिया को होश आ गया, हमें हॉस्पिटल जाना है, रूही ने कहा। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। विशाल रूही के पास आने लगा, पर जाते जाते उसने ऋत्विक के कंधे पर हाथ रखा। वो तीनों भी गाड़ी में बैठ गए। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। सिया को डॉक्टर चेक कर रहे थे। मिस सिंघानिया, आप उनसे मिल सकती हैं, डॉक्टर ने कहा। रूही अंदर चली गई। सिया बेड पर आँख खोलकर सीलिंग को देख रही थी। सिया, रूही ने सिया को देख कहा। सिया ने रूही को देखा, उससे देख स्माइल कर दिया। तुम ठीक हो? रूही ने सिया के पास बैठ कहा। क्या हुआ वहाँ? सिया ने डायरेक्ट पूछ लिया। रूही चुप हो गई। वो सिया को देख न में सर हिला दी। सिया ने कुछ नहीं बोला। आर यू ओके? विशाल ने सिया के बारे में के सर को सहला कहा। आराम से, दर्द हो रहा है, सिया ने चिढ़ते हुए कहा। बोलने में दर्द नहीं होता, विशाल ने सिया के दोनों हाथों को पकड़ कहा। ऋत्विक को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो विशाल और यह सिया को करीब देख गुस्से में जल रहा था। यहाँ तक वो कोयला की हो गया था। तुम ठीक हो? अभय ने सिया को देख कहा। थैंक यू, सिया ने अभय से कहा। वाई? अभय ने कंफ्यूज हो कहा। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, सिया ने कहा। विशाल सही कह रहा है, तुम्हारा बोलने मुँह दर्द नहीं होता? अभय ने हल्की सी स्माइल कर दिया। सिया हल्का सा हंस दी, जिससे उसे सर में हल्का दर्द होने लगा। आज इसकी हल्की सी शक निकल गई। यूँ क्यों उसे हंसा रहे हो? उसे पेन हो रहा है, तुम लोगों हो की बात कर रहे हो, डॉक्टर को बुलाओ, उसे पेन हो रहा है, ऋत्विक ने सबको डांटते हुए कहा। सब उसे देखने लगे। ऋत्विक बाहर डॉक्टर को बुलाने जाने लगा। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, सिया ने धीरे से कहा। ऋत्विक रुककर सिया को देखने लगा। सिया ने रूही से कहा, मैं ठीक हूँ, बस सर घूम रहा है, शायद दवाई का असर है, तुम रेस्ट करो, रूही ने कहा। सिया ने हाँ में सर हिला दिया। सब बाहर आ गए। जीवन रूही के पास आया। मैडम, नीलेश सर और नीता मैम यहाँ आने की जिद कर रहे हैं। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। तुम जाओ, मैं बात कर लूँगी। जो काम दिया है उसे जल्द पूरा करो, मुझे इन्फॉर्म करो, और हाँ याद रखना, ये बात किसी को कुछ प्रॉब्लम न हो, कुछ भी होता है मुझे कॉल करना, रूही ने कहा। जीवन हाँ बोलकर चला गया। उसे कहाँ भेज रही हो? विशाल ने कहा। काली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, रूही ने कहा। वो कहाँ गया है? विशाल ने पूछा। उसके अड्डे पर, रूही ने कहा। रूही नीलेश जी को कॉल कर बातें करने लगी। वो किनारे चली गई। बेटा, ये क्या है? तुम्हारा और अभय का डाइवोर्स नहीं हुआ, नीलेश जी ने कहा। पापा, आप ज़्यादा ध्यान मत दो, इस पर मैं सब संभाल लूँगी, रूही ने कहा। आप यहाँ अभी मत आइए, सब नॉर्मल हो जाए मैं फिर आपको यहाँ बुलाती हूँ। सिया ठीक है, वो अभी सो रही है, उठेगी तो आपकी बात कराती हूँ, रूही ने गहरी सांस लेकर कहा। रूही फ़ोन काट कर सबके पास आ गई। भाई, मैं घर जा रही हूँ, रूही ने विशाल से कहा। विशाल ने हाँ में सर हिला दिया। रूही हॉस्पिटल से नीचे आ गई। उसके पीछे पीछे अभय कार्तिक भी आ गए। रूही अपनी गाड़ी में बैठने को हुई। अभय ने उसे अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा तो कहा, मिसेज आर्यन, आपको मेरे साथ घर जाना है, हमारे साथ। उसने हमारे शब्द में ज़्यादा जोर दिया। रूही ने उसकी बात सुन कसकर आंख बंद कर ली। जज की बात याद है ना, आपको मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहना है, अभय ने रूही को देख कहा। रूही को गुस्से में पलटकर अभय को देखने लगी। अभय ने गाड़ी का गेट खोल दिया। उसने हाथों से हिला, पास बैठ गया। गाड़ी निकल गई। कार्तिक ने किसी को फ़ोन किया। जाती गाड़ी को देख कहा, वो दोनों यहाँ से निकल गए हैं। फ़ोन कट कर को गाड़ी में बैठा और गाड़ियों के पीछे निकल गया। रूही खिड़की के बाहर देख रही थी। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो उस घर से बाहर निकली गई थी। आज फिर वो उसी घर में जा रही है। आज फिर से उसने अपने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा दी। अभय रूही की तरफ देख रहा था। आई प्रॉमिस, मैं अपने आप को बदल लूँगा, इस बार किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें अब सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। मैं अपने प्यार से तुम्हें तुम्हारे दिल से
सारी पुरानी यादें मिटा दूंगा। उनकी गाड़ी आर्यन विला के बाहर आकर रुकी। अभय गाड़ी से उतरा, रूही की तरफ देख कर गेट खोला। रूही ने अपने सामने हाथ बढ़ा दिया। रूही ने उसके हाथ को देखा, वो खुद उतर गई। गार्ड्स ने गेट खोला। गेट खोलते ही डोल बेज बजने लगे, उन दोनों के ऊपर फूल गिरने लगे। रूही ये सब देख अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अभय ने रूही का हाथ अपने हाथों से पकड़ा और अंदर ले जाने लगा। पूरे गार्डन एरिया में फूल बिछे थे, जिनमें रूही अभय चलकर अंदर आ रहे थे। रूही के दिमाग में वो बातें ताज़ा होने लगी जब उसे इस घर से दहलीज से बाहर निकाला गया था। कितना जलील किया गया था। सबने उसे उसकी एक बात भी किसी ने नहीं सुनी थी। उसके कैरेक्टर से लेकर उसके परिवार तक को कितना भला बुरा कहा सुनाया था। उसका तो ध्यान ही नहीं था। अभय के साथ खींची चली जा रही थी। अभय रूही को लेकर गेट के पास आया। रूही ने सब उठा घर को देखा। उस सबसे पहले जैसे ही बस जहाँ उसकी और अभय की फ़ोटो लगी थी वो वहाँ थी नहीं। गेट में दादी और दादा खड़े थे, जो उसे देख आंखों में आंसू लिए खड़े थे। दादी ने हाथों में आरती की थाली ली थी। दादी ने रूही को देख उसके पास आ गई। रूही एक बार फिर सब कुछ देख उसकी सांस बढ़ने लगी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। भाभी गेट से आती दिव्या ने जब अभय और रूही को देखा तो वो दौड़ लगा कर उनके पास आ गई। रूही से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गई। भाभी दिव्या के ऊपर से नीचे रूही को देखा। कहा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रूही को गले लगाने को हुई। रूही ने अपने हाथ दिखा, खुद को कदम पीछे कर हो गई। दिव्या के हाथ जो रूही को गले लगाने के बढ़े थे वो रुक गए। जरूरत नहीं है इतना दिखावा की, रूही ने बिना उसे देख कहा। मेरी एक शर्त है, रूही ने बिना किसी को देख कहा।